हेलो एवरीबॉडी। आज हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस तरीके की थी। तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट वर द काउजेज फॉर द एम्प्टी ट्रेजरीज फॉर ऑफ फ्रांस अंडर लुइस 16। जो है 3 काउजेज पूछे जाते हैं कि किस तरीके से जो लुइस 16 का ट्रेजरी था वो खाली था। तो अगर 3 काउजेज की बात करें तो पहला काउजेज आता है वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, और दूसरा डेब्ट ट्रैप, और तीसरा होता है एक्स्ट्रा वेगेंट कोट। ठीक है, तो इन तीनों स्केचेज को हम इस जो ये पहला जो पैराग्राफ है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इन 1774 लुइस 16 of the Bourbon families of king ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Australian princess Mary Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. सन 1774 में बुब्रो राजवंश का जो लुइस 16 था वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने अपना राजकोष खाली पाया। ठीक है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemies Britain. लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस का जो वित्तीय संसाधन वो नष्ट हो चुका था। जो वर्साया या वार्सलेज का विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने की भी फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। और लुइस 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज को, जो कॉमन उनका इनेमीज साझा शत्रु था ब्रिटेन, उससे आज़ाद कराने में सहायता दी। The war added more than a billion livre. लिब्रे जो है करेंसी है, फ्रांस की करेंसी, जो कि 1794 में जो है उसको समाप्त कर दिया था। 1794 में फ्रांस की जो करेंसी थी लिब्रे, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ था। ठीक है ना। A debt that had already risen to more than 2 million livres. Lenders who gave the state credit now began to change 10% interest on loan. और सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की इंटरेस्ट की मांग करने लगे थे। To meet its regular expense, such as the cost of maintaining an enemies, the court, running government office, or universities, the state was forced to increase taxes. Yet even these measures would not have suffered. French societies in 18th century was divided into 3 states and only member of the third state paid taxes. इसके फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते जा रहे थे। कर्ज को चुकाने पर वो मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार और सरकारी कार्यालयों या यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए
फ्रांसीसी गवर्नमेंट टैक्सेस में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सेंचुरी में जो फ्रांसीसी सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी और केवल 3rd स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट was part of the feudal systems that dated back to the Middle Age। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन फ्यूडल सिस्टम्स का अंग था और प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी सोसाइटी एवं इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। ठीक है ना। अब आप देखें तो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। पीजेंट्स मेड अप about 90% of the populations, however only a small number of them on the land they cultivated. About 60% of land was owned by nobles, the church and other richer members of third estate. The members of the first two estates, that is the clergies and nobilities, enjoyed certain privileges by the birth. The most important of these exemptions from the paying taxes to the state, the nobles further enjoyed feudal privileges. These include feudal dues, which they extracted from the peasant. Peasants were obliged to render service to the lawn, to work in his house and field, to serve in the army or to participate in building roads. अगर देखें तो पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे किसान जिनकी अपनी जमीनें थी, ठीक है, वो कम थे। लेकिन अगर देखें तो 60% जमीनों पर क्लेजी यानी धनाढ्य लोगों का, चर्च का और थर्ड स्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था। पहले 2 स्टेट जिसमें क्लेजी और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, जन्म से ही बाय बर्थ ही उनको ये राइट्स दिए गए थे। वो किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना या सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ठीक है। द चर्च टू एक्सटेंडेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस। चर्च भी किसानों से जो है करों का एक हिस्सा, जिसको कि हम टाइट कहते हैं, धार्मिक कर होता है, इसके रूप में वसूलता था। और जो है अगर आप देखें तो these included a direct tax called tithe and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumptions like salts or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone। अगर आप देखें तो थर्ड स्टेट के तमाम लोगों को सरकार जो है को कर्ज चुकाना तो होता ही था। इन करों में टाइल, जिसको कि हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, प्रत्यक्ष कर, और अनेक ऐसे कर शामिल थे जैसे नमक पर, तंबाकू पर या डेली यूजेज जो भी ऑब्जेक्ट होते थे, वस्तुएं होती थी, उन पर भी जो है टैक्सेस लगाया जाता था। और इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ टैक्सेस के माध्यम से जनता ही वहन करती थी। ठीक है। तो इसमें हमने ये भी देख लिया कि जो है अगर आप देखें स्टेट के हिसाब से तो फर्स्ट स्टेट क्लेजी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटीज और थर्ड में आते हैं आपके बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान, कारीगर, है ना, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर। तो ये सोसाइटी है जो स्टेट में डिवाइड थी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्केच को लेकर हम
फिर आएंगे। थैंक यू।